जरा सोचिए एक ऐसी महिला की कहानी जिन पर लोग रोज पत्थर और गोबर फेंकते थे। और उनका जुर्म जुर्म बस इतना सा था कि वो 19वीं सदी के भारत में लड़कियों को पढ़ाना चाहती थीं। आज हम जानेंगे सावित्रीबाई फूले की यही अविश्वसनीय कहानी। उनका मिशन ना बिल्कुल साफ था। उन्होंने एक बार कहा था, शिक्षा का दीपक जलाना मेरा निजी उद्देश्य नहीं है, बल्कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। मतलब ये उनके लिए कोई काम नहीं था, ये एक मॉरल ड्यूटी थी। और यही एक सोच उनकी पूरी जिंदगी को डिफाइन करती है। देखिए, सावित्रीबाई के काम को क्रांतिकारी कहना कोई बड़ी बात नहीं है, पर यह समझने के लिए कि वो असल में कितनी बड़ी विद्रोही थीं, हमें उस समय की दुनिया में झांकना होगा। हम बात कर रहे हैं 19वीं सदी के भारत की। एक ऐसा भारत जो अंदर और बाहर दोनों तरफ से चुनौतियों से घिरा हुआ था। एक तरफ तो थी ब्रिटिश हुकूमत और दूसरी तरफ भारतीय समाज अपनी ही समस्याओं में जकड़ा हुआ था। बाल विवाह बहुत आम था, जाति व्यवस्था इतनी कठोर कि कोई सोच भी नहीं सकता, और महिलाएं लगभग पूरी तरह से अनपढ़। विधवाओं को तो समाज से ही बाहर कर दिया जाता था, और सती प्रथा जैसी भयानक प्रथाएं भी थीं। इसी गहरी असमानता वाली दुनिया में सावित्रीबाई ने अपना काम शुरू किया था। ये टाइमलाइन उनके जीवन के कुछ सबसे जरूरी मोड़ दिखाती है। 1831 में जन्म और फिर सिर्फ 9 साल की उम्र में 1840 में शादी। लेकिन जो असली कहानी शुरू होती है वो है 1848 में, जब उन्होंने लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला। ये एक भूचाल लाने जैसा था। फिर 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की सहस्थापना की, और उनका जीवन 1897 में ठीक वैसे ही खत्म हुआ जैसे उन्होंने जिया था, दूसरों की सेवा करते हुए। तो सवाल ये है कि एक छोटे से गांव की एक अनपढ़ लड़की बदलाव की इतनी बड़ी ताकत आखिर बनी कैसे? चलिए उनके इस बदलाव की शुरुआत को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सिर्फ 9 साल की उम्र में सावित्रीबाई, जो पढ़ लिख नहीं सकती थीं, उनकी शादी कर दी गई 13 साल के ज्योतिराव फुले से। ये उस समय के लिए तो एक आम बात थी, लेकिन इस एक शादी ने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी। और यही कहानी एक बिल्कुल अलग मोड़ लेती है। ज्योतिराव उस दौर के ज्यादातर मर्दों जैसे बिल्कुल नहीं थे। वो मानते थे कि समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक महिलाएं मजबूत ना हों। उन्होंने सावित्रीबाई में वो काबिलियत देखी जो किसी और को नहीं दिखी, और उन्होंने खुद उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। ये एक छोटी सी चिंगारी थी, लेकिन इसी ने एक क्रांति की आग जलाई। अपनी इस नई मिली शिक्षा के साथ सावित्रीबाई ने ज्योतिराव के साथ मिलकर उस मिशन की शुरुआत की जो उनके जीवन का सबसे बड़ा मकसद बन गया, लड़कियों को पढ़ाने की लड़ाई। एक ऐसी लड़ाई जो हर तरह की मुश्किलों के खिलाफ थी। और फिर उन्होंने वो कर दिखाया जो उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। साल 1848 में पुणे के भिड़ेवाड़ी में उन्होंने भारत का पहला स्कूल खोला, सिर्फ लड़कियों के लिए। और उसी एक कदम से सावित्रीबाई भारत की पहली महिला टीचर बन गई। ये इतिहास था जो उनकी आंखों के सामने रचा जा रहा था। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इस क्रांतिकारी कदम का जबरदस्त विरोध हुआ। हर दिन जब वो स्कूल जाती थीं तो लोग उन पर पत्थर, कीचड़, यहां तक कि गोबर तक फेंकते थे। तो उन्होंने क्या किया? क्या वो डर गईं? नहीं, उन्होंने बस अपने साथ एक एक्स्ट्रा साड़ी रखना शुरू कर दिया। स्कूल पहुंचकर वो गंदी साड़ी बदलती और फिर अपनी लड़कियों को पढ़ाती। ये छोटा सा काम उनके फौलादी इरादों का सबसे बड़ा सबूत है। और इन सब हमलों के बावजूद उनका आंदोलन बढ़ता ही गया। जरा सोचिए, शुरू करने के सिर्फ 3 साल बाद 1851 तक फूले दंपत्ति 3 स्कूल चला रहे थे और 150 से ज्यादा लड़कियों को पढ़ा रहे थे। एक ऐसे समाज में जहां माना जाता था कि महिलाओं को शिक्षा की कोई जरूरत ही नहीं है। ये एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन सावित्रीबाई का मिशन सिर्फ क्लासरूम तक ही नहीं था। वो ये बात अच्छी तरह समझती थीं कि शिक्षा एक बहुत गहरी पितृसत्तात्मक और जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई का सिर्फ एक हिस्सा है। वो सिर्फ एक टीचर नहीं थीं, वो एक चौतरफा समाज सुधारक थीं। उन्होंने एक एक करके समाज की बुराइयों पर हमला किया। उन्होंने विधवाओं के हक के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने अजन्मी बच्चियों को बचाने के लिए एक केयर होम खोला। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें सिलाई, बुनाई जैसे हुनर सिखाए। और सबसे बढ़कर उन्होंने जाति व्यवस्था की जड़ों पर सीधा वार किया। 1873 में उन्होंने और ज्योतिराव ने मिलकर सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसका मकसद बिल्कुल सीधा लेकिन क्रांतिकारी था। जाति के आधार पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ना और इंटरकास्ट शादियों को बढ़ावा देना, जो उस वक्त के कठोर सामाजिक ताने बाने पर एक सीधा हमला था। सावित्रीबाई की सेवा से भरी जिंदगी ठीक वैसे ही खत्म हुई
जैसे उन्होंने जी थी, दूसरों की सेवा में। आइए देखते हैं कि उनका प्रभाव आज भी भारत को कैसे आकार दे रहा है। 1897 में पुणे में ब्यूबोनिक प्लेग की महामारी फैल गई और सावित्रीबाई अपने स्वभाव के मुताबिक सबसे आगे थीं। बिना अपनी परवाह किए मरीजों की देखभाल कर रही थीं। इसी सेवा के दौरान वो खुद इस बीमारी की चपेट में आ गई और उनका निधन हो गया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के नाम कर दी और अंत में अपनी जान भी उसी सेवा में दे दी। और देखिए, उनकी विरासत सिर्फ किताबों में सिमट कर नहीं रह गई है, ये आज भी हमारे चारों ओर जिंदा है। सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी शिक्षा पर उनके असर का सबसे बड़ा सबूत है। उनका जन्म 3 जनवरी महिला सशक्तिकरण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उनकी मूर्तियां उनके साहस की याद दिलाती हैं और उनकी सोच बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी आज की सरकारी योजनाओं में भी गूंजती है। उनकी पूरी जिंदगी बराबरी और ज्ञान के लिए एक लड़ाई थी, और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है, जिसके बारे में सोचना चाहिए। 19वीं सदी के एक टीचर का संघर्ष, जिसने सिर्फ एक एक्स्ट्रा साड़ी और फौलादी इरादे से भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वो आज भी इतना ज्यादा प्रासंगिक क्यों है?